इंडिया अलायंस तो मेरे ख्याल से एक फार्स है, एक मजाक है। वो स्टार्टिंग से भी कभी रहा नहीं। और जैसा आपने कहा, उन्होंने कहीं पे चुनाव साथ में लड़ा, कहीं नहीं लड़ा, लड़ते लड़ते एक दूसरे को गाली देते रहे, सीट सीट पे गाली देते रहे। तो उसके तो उदाहरण इतने सारे हैं कि इंडिया अलायंस तो केवल वो एक नाम था कि विंडी नाम अच्छा है, उसको उन्होंने पुश करा। लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ देखें, देखिए एक समय जो पूरे देश पर राज करा करती थी, जो हर स्टेट में सरकार हुआ करती थी, मंडल के बाद सरकारें कम हुई और मोदी के आने के बाद वो ही नहीं बची। इस समय मतलब इतनी बड़ी पार्टी जिसको हम ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी 3 पूरी सरकारें हैं, बाकी जगह वो पिगी बैक करती है ना। उत्तर प्रदेश में वो कुछ सीटें लेती है, समाजवादी के सहारे, डीएमके में चलो सरकार भी है तमिलनाडु में, लेकिन डीएमके सरकार है, महामंत्री पद भी नहीं है। तो बाकी भी उसका यही हर जगह, बिहार में चुनाव लड़े पिगी बैक करके, इतनी बड़ी जहाँ पे उनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहाँ पिगी बैक करके करती है। अब मेरे ख्याल से अगर उन पे सच में अकल आ गई है तो एक बार तो ये जो तरीका है ये सही स्ट्रैटेजी है। भाई आप लड़े हैं 10 साल, और जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका इकबाल होता है, आपका पोस्टर लगता है, आपके झंडा वाले पैदा होते हैं, आपका पैसा इन्फ्लो होता है, तो चुनाव लड़के ही पार्टी बनती है, जो भाजपा ने दिखाया है। 1980 से चुनाव लड़ के इकबाल तो कायल करा सीट का। भाजपा को दिक्कत होती है, पंजाब में चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को कुछ सीटों में जिसमें आपने जीवन भर चुनाव ही नहीं लड़ा, आपका प्रेजेंस ही नहीं है, दूसरी पार्टी का प्रेजेंस आप सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी नहीं है, जैसा आपने कहा, ये फ्रस्ट्रेशन में है कि मैं तो यूपीए में अपना, यूपीए में इंडिया अलायंस जो भी नाम है उसका आज, उसमें अपना आधिपत्य कैसे कायम करूं। भाई 2-3 कौन है, अखिलेश हैं थोड़े बड़े, ममता थोड़ी बड़ी है, स्टालिन थोड़े बड़े, ये 3-4 राज्य इन्हीं से निकलेंगे। इन्हीं के पास 40 सीटें या उत्तर प्रदेश के 80 सीटें, यहीं से कोई बड़ा नेता निकल सकता है, लोकल नेता। इनको कैसे डाउन करूं? अखिलेश के साथ भी इनकी होती रहती है। आप लखनऊ जाइए, वहां पे आप कांग्रेस के खेमे में बैठिए, इनके खेमे में बैठिए, वहां अंदर खाने बहुत है, यार ये तो दलित वोट तो ये ले जा रही है, अरे मुस्लिम वोट तो ये ले जा रहा है, अरे वो आजम खान की क्या स्टेटमेंट आ रहा है। बेमेल दोस्त है, मतलब सारे के सारे। ये बिल्कुल बेमेल दोस्त हैं, इनकी कोई दोस्ती नहीं। आपको 2000 जब वो यूपी के लड़के एक साथ आए थे 17 में, दिसंबर तक गाली देते एक दूसरे को, जनवरी में पैक्ट हुआ तो साइकिल साथ में आ गई। उनको बहुत सारे अपने स्लोगन चेंज करने के लिए पोस्टर चेंज करने पड़े, यहाँ पे 21 साल की क्या तो बड़े पोस्टर बने थे। तो बिल्कुल बेमेल की सरकार है। और ये मेरे ख्याल से यही है कि जो बड़े बड़े 4-5 लीडर हैं जो राहुल को नेशनल लीडर होने से रोकते हैं इंडिया का, उनकी ब्रांड डाउन करी जाए कैसे। चलिए, तो देवेंद्र, आप भी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पहले तो कांग्रेस के उन नेताओं को कट शॉट किया जाता है, कट साइज किया जाता है। पहले कांग्रेस के अंदर जो राहुल के थोड़ा बहुत भी ऐसा लगता है ना, समकक्ष आ रहे हैं, राहुल को एक चुनौती दे सकते हैं, उनसे ज्यादा लाइमलाइट में आ रहे हैं। और अब यही काम कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के अंदर शुरू कर दिया है। इसमें एक चीज़ और देखने से, बंगाल में भी उस नेता को कट टू द साइज किया गया जो कि ममता बनर्जी के खिलाफ है। अगर पहले उनको किया गया, राइट। तो अगर आपको इतनी ज़्यादा सीटें लड़नी थी तो ममता बनर्जी के खिलाफ जो आपके सबसे बड़े चेहरे थे और जो सबसे एग्रेसिव रहते थे, अधीर रंजन चौधरी, उनको पिछले 1 साल में कम से कम उस रूप में ताकत देकर उनको माहौल बनाए होते। अब एन चुनाव के समय अगर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो मकसद तो ये एकदम समझ में आ सकता है कि एक अच्छा मकसद हो सकता है कि अगर आपको अपनी पार्टी खड़ी करनी है तो आपको फाइट करना ही होगा वहाँ पे जाके। लेकिन इस तरह से अगर आप लड़ रहे हैं तो सीधे समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत कुछ है नहीं। दूसरा, जितने मुस्लिम कैंडिडेट दिए गए हैं, अगर वहाँ की आबादी के प्रोपोर्शन के हिसाब से देखें तो वो मैच करता है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा दे दिया गया हो। राष्ट्रीय स्तर पर आज देखें तो खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी में आज भी समझ में आएगा आपको कि अपोजिशन में जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो राहुल गांधी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो एकदम हेड ऑन करते हैं, जिस तरीके से जाते हैं, तो मुसलमानों को भी बड़ा पसंद आता है कि चलो कोई तो है जो 56 इंच के सीने वाले को ऐसे बोल रहा है, इस तरह की चीज़ें कर रहा है। लेकिन बंगाल में जब अगर आपका संगठन नहीं, कुछ नहीं, तो समझा जा सकता है कि सिर्फ वो एक टोकनिज्म है। लेकिन ममता बनर्जी को नुकसान ज़रूर होगा उसका। और उसमें अगर आप देखें तो मुस्लिम आबादी वाली जो डोमिनेट वाली जो सीटें हैं, उसमें लगभग 80% पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को जीत हासिल हुई थी। तो अगर वहाँ पर क्लोज फाइट वाली सीटों में कांग्रेस भी एक कैंडिडेट दे दिया, अच्छा मसला ये नहीं रहता है कि कांग्रेस पास कैंडिडेट है कि नहीं, टीएमसी का कोई मजबूत आदमी अगर असंतुष्ट है तो उसको लेकर कांग्रेस टिकट अगर दे रही है तो वहाँ पे डैमेज कर सकती है और वो ममता के लिए खतरा। ठीक है देवेंद्र जी, इसी बात को थोड़ा और, एक आप गेम स्पॉइलर बन रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ और नॉन सीरियस हैं, क्योंकि अगर आपको सीरियसली गेम स्पॉइलर बनना था, अपनी जमीन तलाशनी थी, तो अपने नेता को ताकत देनी थी जो आपने अधीर रंजन चौधरी को दी। 2021 से अगर डिक्लेयर हो जाता कि अगला चुनाव हम अकेले लड़ेंगे और बिल्कुल अधीर रंजन चौधरी को चेहरा लगा के पूरा बंगाल पोत देते पोस्टरों से, तब दिखता। तो कहीं ना कहीं 1 महीने पहले निर्णय ले रहे हैं, वो पता है। तो संशय है आपकी नीयत पर कि भाई ये ममता को डाउन करने की स्ट्रैटेजी है, अपनी पार्टी को वाकई में खोई जमीन जो है तलाशने की स्ट्रैटेजी है यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें देवेंद्र डेटा की, तो जब ममता अलग हुई कांग्रेस से, उससे पहले तक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का वोट परसेंटेज 35 से 40% में घूमता रहता था। जैसे ही वो अलग हुई तो वो 7 से 8% के इर्द गिर्द आ गया और फिर वो घटता ही चला गया। तो ऐसे में ममता के बिना कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं थी, ये क्लियर हो गया। बीजेपी की एंट्री तो बहुत बाद में होती है, ये क्लियर हो गया कि नहीं थी। अगर कांग्रेस अगर ऐसा कर भी रही है कि भाई अपनी खोई जमीन तलाश रही है ममता को डैमेज करके, तो उसे
बहुत लंबा वक्त तय करना होगा, मतलब ऐसा नहीं कि इंस्टेंट कुछ हो जाने वाला है। इंस्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ। और उस कंडीशन में इनके पास, जैसा कि पहले मैंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी को जिस प्रकार से उन्होंने बढ़ाया था, और हर बार तब भी होता था कि जब भी अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ कुछ बोलते थे, कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस आलाकमान यहाँ असहज हो जाती थी। अच्छा, उनकी एक समस्या भी है कि अगर आपको ममता के साथ भी रहना है और ममता के खिलाफ भी जाना है तो कैसे बैलेंसिंग कीजिएगा। केरला में अगर आपको लेफ्ट के साथ भी रहना है राष्ट्रीय स्तर पे और केरल में खिलाफ भी रहना है, तो कांग्रेस पार्टी की एक दुविधा तो वो रहती है। लेकिन इतने कम समय में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। ममता बनर्जी जब कांग्रेस में थी और उसके बाद के दौर के अगर आप देखें, तो खासतौर पर प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद, उस रूप में इन लोगों ने कोशिश नहीं किया कि बंगाल का कोई वैसा लीडरशिप खड़ा करे। अधीर रंजन चौधरी में वो मद्दा था, लेकिन हमेशा ये माना जाता रहा कि अधीर रंजन चौधरी तो पार्टी उनसे बहुत सहमत नहीं रहती, सहज नहीं रहती, अलग लाइन ले लेते हैं, अपने हिसाब से लाइन ले लेते हैं, जबकि उनकी लाइन कांग्रेस पार्टी के हिसाब से ठीक रहती है कि हाँ, मतलब उनको फायदा पहुंचाने की रहती है। फायदा पहुंचाने वाली रहती है, लेकिन उनको एक तरह से ज़्यादातर मौके पे उस संदर्भ में किनारे ही रखा गया। तो वो कांग्रेस पार्टी की दुविधा रहती है। और कांग्रेस पार्टी के ओवरऑल राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि इनके डीएनए में वो दुविधा आ गई है। किसी भी इलेक्शन को जिस रूप में आपको फाइट करना चाहिए, जिस तरीके से फाइट करना चाहिए, वो करते हुए नजर नहीं आते।